एक औरत जब अपने सपनों को बेचती है उसे कोऑपरेट करना कहते हैं। जब अपने विचार बेचती है तो उसे मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है। लेकिन वही औरत जब अपनी देह बेचती है तो वही औरत वैश्या कहलाती है। क्यों? किस लिए? क्या औरत के फैसले समाज तभी तक स्वीकार करता है जब तक वो दूसरों की सहूलियत के हिसाब से लिए जाए? कभी कभी समाज से सबसे ज्यादा दुत्कारी गई औरत वही होती है जिसने सबसे ज्यादा समझा है प्रेम, त्याग, दर्द और मजबूरी को, जिसने अपनी इज्जत के नाम पर दुनिया के तमाचे खाए हैं, फिर भी किसी की रोटी बनकर किसी की भूख मिटाई है। एक वैश्या को हमने सिर्फ उसका पेशा समझा, पर उसकी मजबूरी, उसकी कहानी, उसके आंसू, ये हमने कभी जानने की कोशिश करी? कभी नहीं, जरूरत ही नहीं समझी। जब एक आदमी रोज शराब बेचता है तो उसे लाइसेंस शुदा बिजनेसमैन कहा जाता है, पर जब एक औरत पेट भरने के लिए देह बेचती है तो वही समाज उसे उल्टा, कलंकनी और जाने क्या क्या कहता है। क्यों? किस लिए? क्या सिर्फ मर्दों को ही हक है व्यापार करने का? क्या सिर्फ पुरुष यह तय करेंगे कि किस काम में इज्जत है और किस में नहीं? सोचिए, आज लम्हे जिंदगी के भारत की पहली डिजिटल वीडियो मैगजीन, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करी जाती हैं, जलाई जाती हैं दिल के किसी कोने में, जहन के किसी अंधेरे में। मैं हूं निखिल कपूर और मेरे साथ है वरुण बंसाली। और आज का संवाद किसी शो या कंटेंट से ज्यादा है। ये एक आईना है जिसमें हम सबको अपनी सोच की सूरत खुद देखनी पड़ेगी। और आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो बेबाक बिंदास इस बारे में बात करेंगी। उनका नाम है सीमा सेठी। सीमा जी के बारे में बता दूं, सीमा जी एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी हैं। सैकड़ों अवार्ड्स इनकी अलमारियों में सजे हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अवार्ड्स हों या बिग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, पर इन्होंने आज तक कभी भी अवार्ड्स के लिए कोई भी काम नहीं किया है। तो आज हम बात करेंगे इनसे, क्या वैश्या होना सिर्फ गुनाह है या समाज के पाखंड का साफ आईना? क्या किसी की मजबूरी उसकी बेइज्जती बन जाती है? क्या हमारी सोच इतनी खोखली हो चुकी है? सीमा जी, वेलकम। तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच निखिल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। इट इज माई प्लेजर, बिकॉज बहुत कम बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों के बारे में खुलकर बात करते हैं। ये तो विषय आपने आज उठाया है, ये मेरा सपना था। और मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि आज के कम से कम भी नहीं तो 15 साल पहले या 20 साल पहले भी कह सकते हैं, स्टैचू सर्किल पे खड़े होके मैंने टीवी में इंटरव्यू दिया था कि जिस दिन हम देह व्यापार को ओपन कर देंगे हमारे हिंदुस्तान में, जैसे आउट ऑफ कंट्रीज हुआ करता है, बैंकॉक इसी के लिए जाना जाता है, जिस दिन हम इसको ओपन कर देंगे तो उस दिन कैटेगरीज भी बढ़ जाएंगी और उस दिन हमारे देश में जो बहुत शर्मिंदगी की चीज होती है जिसे हम बलात्कार कहते हैं, वो बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब ओपनली सब कुछ मिलने लगेगा, हाँ, तो अपने आप बच्चियां झपटने की और छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हवस का शिकार बेटियां नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात कही आपने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा प्रोग्राम शुरू होता है रैपिड फायर राउंड से। तो सीमा जी, क्या आप तैयार हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए? मैं जब टीनेजर में एंटर हुई थी, मैं तब से तैयार हूँ इन सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, औरत का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और मुझे पता है कि मैं बिंदास होके बोलूँगी, लेकिन यही मैं चाहता हूँ, बिंदास होके बोलूँगी, लेकिन मैं किसी की रिस्पेक्ट पे कोई उंगली भी नहीं उठाऊंगी, ना मैं किसी को कहते हैं ना कि बेइज्जत करने वाली बात करूंगी। और मुझे इतनी भी उम्मीद है कि आप जो भी पूछेंगे वो समाज को ध्यान में रखते हुए और समाज के प्रति ही पूछेंगे, और एक औरत को कैसे उसकी इज्जत दी जाए वो ही आप पूछेंगे। बिल्कुल सही कहा सीमा जी। और मैं दर्शकों आपको भी बता देता हूँ कि आप में से जो इस तरह की वार्तालाप के लिए तैयार नहीं है, ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पॉडकास्ट जिंदगी में कुछ बोलने सुनने के लिए, समझने के लिए हो। तो अगर आपके दिलों के और दिमाग के दरवाजे बंद हैं तो प्लीज
ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं। सीमा जी, जैसा कि अभी मैंने कहा था, जब एक मर्द रोज शराब बेचता है तो वो लाइसेंस वाला बिजनेसमैन कहलाता है, पर जब औरत देह बेचती है तो समाज के लिए कलंक बन जाती है। तो क्या कॉमर्स के ऊपर सिर्फ मर्दों का अधिकार है? आप खुद मर्द हैं तो मुझे नहीं पता आपको सुनना अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन हाँ, ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पे वही होता आया है बरसों से जो पुरुषों ने चाहा है। लेकिन आज की औरत जब अपना हक और अपने लिए आगे बढ़ रही है तो उसे, अगर वो वैश्या नहीं भी है, अगर वो गलत काम नहीं भी कर रही है, तो भी उसे कलंकित कर दिया जाता है। हाँ। उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से ठेस पहुंचाई जाती है जिससे वो डंप हो जाए, वो आगे ना बढ़ सके। तो मैं तो ये बोलूंगी, जो शराब का लाइसेंस है, वैश्यावृत्ति से पहले शराब का लाइसेंस बंद कर दीजिए। शराब का लाइसेंस बंद हो जाएगा तो वैश्यावृत्ति अपने आप बंद हो जाएगी। बहुत सही बात कही आपने। तो एक और चीज, देह बेचना पाप है तो उसको खरीदने वाला पुण्यात्मा कैसे हो गया? इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलती हूँ, मुझे नहीं पता आपके पास वक्त है या नहीं। बिल्कुल। एक पुजारी था और एक वैश्या थी, दोनों ही भगवान की पूजा किया करते थे। पंडित जी जो थे वो जोर जोर से घंटी बजाते, आरती बोलते और उसका ध्यान बार बार वैश्या की खिड़की की तरफ उठता। 2 लाइन बोलते, वैश्या की खिड़की को देखते, वो देखते थे कितने ग्राहक आ रहे हैं। और वैश्या जो थी वो अपने काम में लीन थी। और अपने काम को लीन करके उसका जब मन कहता था तब वो मंदिर में आती थी और भगवान की पूजा अर्चना जितनी उससे होती थी उसके भाव से वो करके वो चली जाती थी। जब दोनों की मौत आई तो पंडित जी को नर्क मिला और वैश्या को स्वर्ग मिला। पंडित ने पूछा, भाई प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैंने अपना जीवन तुम्हारे चरणों में दे दिया और वो वैश्या जो मर्दों की भूख मिटाती थी उसको तुमने स्वर्ग दे दिया। तो पता है प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, वो अपने काम में आत्मा से लगी हुई थी, उसने अपने काम को इतनी लीनता से किया था कि उसको इस चीज की भी फिक्र नहीं थी कि प्रभु क्या कहेगा, क्या सोचेगा या क्या देखेगा। मगर तुमने अपनी जिंदगी मेरे चरणों में लगा करके भी हमेशा ये देखा कि उसके पास ग्राहक कितने आ रहे हैं, वो ऐसा काम कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है। तो मुझे एक बात बता, जो अपने काम में लीन है, जो आत्मा से मेरा दिया हुआ काम कर रहा है, उस औरत ने नहीं किया था ये मजबूरी से, ये उसकी डेस्टिनी थी, ये प्रभु ने उसके कुंडली में लिखा था, इसलिए ऐसा होना था। तो जब वो औरत अपने काम को इतनी आत्मीयता से कर रही है तो मेरे भक्त, तू ये बता, तू भक्त या वो भक्त? तो मुझे लगा कि वही मेरा भक्त है, तो मैंने उसको स्वर्ग दिया और तुझे सुधरने के लिए नर्क दिया। बहुत बड़ी बात कह दी सीमा जी आपने। और ये फैक्ट है कि हमें कर्म करने हैं निर्लिप्त भाव से, और हम बाकी सब चीजों में तो ये मानते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी है। तो फिर ये उस औरत की डेस्टिनी अगर है तो वो अपने उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ क्यों ना करे? अगला क्वेश्चन, देह व्यापार करने वाली औरत अगर किसी दिन मंदिर जाती है तो भगवान तो चुप रहते हैं, उसकी पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन सो कॉल्ड भक्त उसे धक्के मार कर मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। तो धर्म किसका टूटता है, उसका या हमारा? धर्म तो जो उस भक्त जो है, जो उसको धक्का दे रहे हैं, हाँ। जो खुद सुबह तो पूजा पाठ करते हैं, हाँ। और रात को इसी काम में लीन होते हैं, धर्म तो उन्हीं का टूटेगा, क्योंकि वो अपना धर्म निभा रही है जो उसे दिया गया। बिल्कुल सही कहा। आप भी सोच के देखिएगा, कितनी बार ऐसा होता है कि आप मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होते हैं, लेकिन आपकी नजरें किसी और के शरीर के ऊपर डोल रही होती हैं। होता है कि नहीं? एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से यह सवाल पूछिए। सीमा जी, कौन ज्यादा शर्मनाक है, वो औरत जो पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए काम करती है, या वो आदमी जो दिन भर उसके अगेंस्ट प्रवचन देता है और रात में उसके बिस्तर पर होता है? बात वहीं आ गई कर्मों की। उसे जो कर्म दिया गया वो बहुत आत्मीयता से कर रही है, और जो कर्म
उस मर्द को नहीं दिया, उसमें भी वो उसको टॉर्चर कर रहा है और वो अपने डेस्टिनी से भटक रहा है। भाई जो जो कर रहा है उसको करने दो ना शांति से, उसका कर्म है, वो उसका कर्म है। हाँ। है ना। और तुम जब जाके रात को उसके साथ बिस्तर गर्म कर रहे हो, मैं माफी चाहती हूँ मेरे शब्दों पे, क्योंकि मैं बहुत बिंदास हूँ, बहुत बेबाक बोलती हूँ, लेकिन हाँ किसी के दिल को ठेस पहुंचे वो मैं नहीं करती हूँ। आप जब रात को उसका बिस्तर गर्म करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसको गाली कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन? क्योंकि आपको लगता है आपने वो जो चंद रुपए दिए हैं आपने उससे उसको खरीद लिया है। अगर आपने उसको उन चंद रुपयों से खरीद लिया है तो उसको अपने घर की रौनक बनाइए ना, फिर वो उसको रौनक बनाइए। क्योंकि हम जब कुछ खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं, शोकेस खरीदने जाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या लाइटिंग्स खरीदने जाते हैं, उसको अपने घर की शोभा ही तो बनाते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो उसको अपने घर की शोभा बनाइए। अब आदमी की आप ये देखो डबल स्टैंडर्ड कहाँ है। घर की शोभा बढ़ाने के लिए उससे ऐसी औरत चाहिए जिसके चरित्र पे वो उंगली ना उठाए। बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे सेकंड नहीं लगता किसी के भी चरित्र को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैश्याओं की। कई बार ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में हम अपने शब्दों से, अपने लहजों से औरत को इस तरह से नीचा गिरा देते हैं कि दुनिया की नजर में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। ये चाहता ही नहीं है कि औरत आगे बढ़े, चाहता ही नहीं। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, हर क्षेत्र में गलत ही गलत है। जहां औरत बढ़ना चाहेगी वहीं उसे दबा दिया जाएगा या उसे मजबूर कर दिया जाएगा कि वो उसके हवस का शिकार हो। और सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान, औरत की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालना। बिल्कुल मैं मानती हूँ। और मैं सभी महिलाओं से क्षमा चाहती हूँ ये बोलते हुए कि आज की तारीख में जो औरत थोड़ी सी भटकी है, जो थोड़ा सा उसने कदम बाहर निकाले हैं, ये सब भी पुरुषों की ही देन है। ये सब पुरुषों की ही देन है। इजी अर्निंग लग करके अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं भटक रही हैं। क्यों? उसमें पूरा योगदान पुरुषों का है। क्योंकि जब पुरुष, मैं पुरुषों में सबको लेता हूं, चाहे वो पति हो, दोस्त हो, भाई हो, पिता हो। आप जब बचपन से बेटी को, बहन को, औरत को, पत्नी को एक इंडिविजुअल नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं वो चिल्लाएगी, चीखेगी, और जिस दिन वो टूटेगी उस दिन वो ज्वालामुखी फूटेगा। आज जो हो रहा है इंसिडेंट, हम थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, कि लड़कियां पतियों के ऊपर और इनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी अपब्रिंगिंग या उनके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने उनके अंदर इतनी ज्यादा घृणा और इतनी ज्यादा ये भर दी है कि वो कहीं ना कहीं जब टूटती है तो उसका असर गलत ही होता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब रबड़ खिंचता है, हाँ, तो वो जोर से टूटता है, और जब टूटता है तो वो बुरी तरह लगता है, उसी के ही मुंह पे लगता है जिसके लिए तोड़ा जाता है। बिल्कुल सही। तो हम आज अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सीमा जी, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जीवन में आपने ये शब्द वैश्या पहली बार जब सुना था तो आपने कैसे रिएक्ट किया था? आज जो मेरी उम्र है, बताऊंगी नहीं क्योंकि लेडी हूँ आज जो मेरी उम्र है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जब मैंने ये शब्द सुना होगा तब शायद मुझे इसका अर्थ भी नहीं पता होगा। लेकिन जब मैंने उस उम्र में कदम रखा, जब मुझे इस शब्द का अर्थ पता था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जब मैंने इस पे बहुत सर्च किया है, बहुत पढ़ा है। मेरी जिंदगी के 2 टॉपिक थे, एक किन्नर और एक वैश्या। मैंने दोनों पे बहुत स्टडी की हुई है। तो जब मैंने वैश्या पे काफी पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा, जैसे बोलते हैं ना दुकानदार, फैक्ट्री वाला, जैसे बिजनेस के नाम से, जैसे कपड़े वाला, धोबी, बर्तन वाला, है ना, ऐसे जैसे दुकान के हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से उसको बोला जाता है, वैसा ही शब्द है वैश्या। वैसा ही शब्द है। हाँ, बिल्कुल, वो उसका व्यापार है। हाँ, पर हमने इसको
इतना डिग्रेड कर दिया है कि बोलने में शर्म आती है। हम अपने बच्चों को रोकते हैं बोलने से। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 12 साल का रहा होऊंगा, हमारे घर में किताबों का बहुत चलन था। तो उस ज़माने में तो क्या होता था कि आप समझ सकते हैं, इतने सालों पहले की बात कर रहा हूँ, कि मोहल्ले में कभी किसी लड़की की अगर 2 लड़कों के साथ दोस्ती है तो उसके लिए ये वर्ड बहुत, तो तब छज्जे होते थे घर के। तो हम बच्चे बड़े खड़े हुए थे और मजाक मजाक में बात कह रहे थे। तो हमारे पास में पड़ोस में एक लड़की रहती थी, तो मैंने बोला, अरे अरे वो है, वो वैश्या है। पीछे से मेरी दादी जी ने सुन लिया और उन्होंने मुझे पकड़कर एक बहुत तेज झापड़ मारा और बोला कि तुम क्या बोल रहे हो। मैंने कहा, अम्मा वो गंदा काम करती है ना, तो इसलिए सब उसको ऐसे कहते हैं। तो शी सेड के बेटा, तुम्हें पता है गंदा काम और अच्छा काम क्या होता है? आज तो ये शब्द इस तरह से किसी के लिए बोल दिया, आज के बाद नहीं बोलना, क्योंकि जिस दिन तुम इस बात का सही में मतलब समझोगे, उस दिन तुम्हें ये रियलाइज होगा कि हर औरत, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, वही काम करती है, लेकिन हमारे समाज ने उसको बुरा बना दिया है। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ किताबें साल बाद पढ़ने के लिए दी और मुझे रियलाइज हुआ कि औरत अपने जन्म में कितनी तकलीफों से गुजरती है। मैं आपकी बात को काट के एक बात बोलती हूँ, धन्य है आपकी दादी माँ, जो आज के इतने बरसों पहले भी इतने अच्छे विचारों की और इतने खुले विचारों की थी कि उन्होंने आपको इस शब्द का अर्थ बताया। बल्कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो चाहती तो वो उसको भी वही शब्द बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने उस समय आपको इतना खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से जो समझाया, उस समझ का ही आज रिजल्ट है कि आप इस टॉपिक को लेकर के मेरे सामने हैं। बिल्कुल फैक्ट है। आज जो मैं ये सब चीजें फील कर सकता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं उन बड़े लोगों का हाथ है जिन्होंने सच्चाई को समझा और समझाया। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम आने वाली जनरेशन्स को इन चीज़ों के बारे में सही से समझाएं, सच बोलें। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन निखिल जी, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जो हम लोगों का टाइम था या जो अपन लोगों की उम्र है, ये चीज़ें वहीं तक ही बहुत गंदे रूप में ली जाती है और बोली जाती है। आज की जो जनरेशन है उसमें नहीं है ये सब। है? आपको लगता है? नहीं, मैं बताती हूँ आपको, जो हमारे बच्चों की जो अभी उम्र है, जो हमारे बच्चे हैं, उसमें नहीं है। उसमें कोई किसी को वैश्या नहीं बोलेगा। हाँ, कोई वैश्या नहीं बोलेगा। उनको भी पता होता है कि कौन सी लड़की क्या काम कर रही है और किस मजबूरी से कर रही है, तो वो कहते हैं लेट इट गो, ये उसका बिजनेस है, हम बॉदर क्यों हुए। हैट्स ऑफ टू दीज किड्स। पर ये एक बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो एजुकेटेड फैमिलीज से आते हैं। बिल्कुल। अब आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड फैमिलीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्दी रिच फैमिलीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली, एजुकेटेड फैमिली। देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि आज भी आप एक दुकान में जाइए, कोई कस्टमर आता है, स्टाफ, मैं रोज का चीज को, अरे ये तो वो है, आप समझ रहे हैं? मतलब आपने सेकंड में उस लेडी को दूसरी लेडी से अलग कर दिया और आपको उसको देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। तो वास्तव में आप मुझे बताओ, आप दुकान पे सामान बेच रहे हो, धंधा तो आप भी कर रहे हो ना? मैंने तो पहले ही बोला, कपड़ा बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला, तो ये देह व्यापार वाला, खत्म। तो आज की तारीख में तो जेंट्स भी करते हैं ये काम। हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यही बात मैं कह रहा। अच्छा, यही मेरा अगला क्वेश्चन है कि शरीर की भूख मर्द की भी होती है और औरत की भी। तो शरीर की भूख मर्द जाहिर करे या पूरा करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब औरत जाहिर करती है या पूरा करने की कोशिश करती है तो उसे वैश्या बोल दिया जाता है। आज अब देखो, हम बहुत अच्छी एक टॉप उस पे आ गए।
आपने मर्दों की देह व्यापार की बात करी, तो जब मर्द औरत के पास जाता है तो औरत बुरी, बिल्कुल, और जब औरत मर्द के पास जा रही है उसमें भी औरत बुरी, उसमें भी और उसमें मर्द बुरा नहीं है। चक्कू गिरना है वो खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चक्कू पे गिरे, मरना औरत को ही है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? हम क्यों नहीं समझते हैं कि ये शारीरिक जो जरूरत है, एक भूख है और उसके अलावा कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग एल्स। हम अगर अपने कैरेक्टर की, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं तो पहले हम अपने आप को देखें, पहले हम ये देखें कि वास्तव में उसने किसी का बुरा किया है कि नहीं। आप उसके पास जाते हो, आधे घंटे को चले आते हो, ठीक है ना, वो आपको कुछ बुरा कहती है ना आपको कुछ भला कहती है, आपको वो आधा घंटा देती है, ठीक है, आपने उस आधे घंटे का पेमेंट लिया। जैसे आप उसके दिमाग से निकल गए, हाँ वैसे ही वो भी आपके दिमाग से निकल जानी चाहिए ना? बिल्कुल। आप जाके 10 दोस्तों में और बोलते हो। हाँ। अच्छा, दूसरी एक और चीज कि घर में यही पुरुष जब अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पे होता है तो इसके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन यही जब जाता है पैसे देके औरत के पास तो उसके शरीर को बिना उसकी रजामंदी के हर तरह से रौंदता है। बिल्कुल, क्योंकि क्यों? क्योंकि वो वहां पैसे की ताकत से खरीद रहा है ना, बीबी को वो खरीद नहीं सकता। पर मैं तो कहता हूं कि जो औरतें घर में हैं उनको ये क्यों नहीं रियलाइज होता कि पुरुष ने उनको खरीदा हुआ है, एक तरह से खरीदा हुआ है। हाँ, शादी करके लाते हैं। पुरुष तो यही सोचता है ना, हम तो खरीद पुरुष लाए तो हैं। यही सोचता है कि हमारे खरीद गुलाम, लाए। हम हमारे गुलाम गुलाम। लेकर के आए हैं। आज की डेट में भी शादी के बाद औरत को बिस्तर पे ना कहने का अधिकार नहीं है। घबराती हैं कहने को अपने पति को कि ऐसा- अगर हमने ना कहा ज्यादा तो वो कहीं और चला जाएगा। माएं अपनी बेटियों को समझा के भेजती है कि पति को ना करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, पर क्यों नहीं है? बोला जाता है कि अगर औरत ने ना किया तो कहीं और चला जाएगा। मैं तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता दूंगी, ना नहीं बोलने के बाद भी मर्द तो निकले हुए हैं बाहर, वो तो बाहर निकले हुए हैं, उनका तो पेट ही नहीं भरता एक से। मतलब हमारे समाज में हो क्या रहा है, मैं मानती तो हूँ। मुझे बताओ, मर्द का पेट इतना बड़ा कि वो एक से नहीं भरता है और औरत का पेट इतना छोटा है कि वो एक से भर जाना चाहिए। उसको तो एक की भी जरूरत नहीं है। उसको तो अगर उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो अपनी किसी मजबूरी के कारण अगर इस धंधे में नहीं है, तो औरत को तो, औरत बहुत सहनशील होती है, बहुत कोमल होती है और बहुत समर्पित होती है। यही कारण है कि आज दुनिया में पुरुषों का अस्तित्व है। अगर ऐसा ना होता तो पुरुषों का अस्तित्व औरत कब का मिटा चुके होते। बिल्कुल, और औरत आज भी मिटा सकती है क्योंकि वो दुर्गा का भी रूप है ना, बिल्कुल चंडाल भी है, वो बिल्कुल मिटा सकती है, लेकिन उसके संस्कारों में, उसके खून में, उसके विचारों में उसे ये सिखाया और समझाया जाता है, जिस सिखाए और समझ को वो अपने जहन में लेती है और उसे अपना कर्तव्य समझ करके आगे तक चलती है। वो ये सिखाया जाता है कि तुम संस्कारित हो, तुम औरत हो, तुम्हारी ये लिमिट्स हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये सब चीजें पुरुषों को क्यों नहीं सिखाई जाती? क्योंकि बचपन से पुरुष को ये सिखाया जाता है कि वो तो पुरुष है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ये चीजें पुरुष को सिखाना एक माँ के लिए बहुत जरूरी है, एक पिता के लिए भी बहुत जरूरी है। जिस दिन हमारे समाज का बेटा, जिस दिन हमारे समाज का बेटा समझ जाएगा, उस दिन हमारी बेटियों पे किसी की मजाल नहीं की आंच आ जाएगी। तो यहाँ जरूरी है कि बेटियों से ज्यादा हम अपने बेटों को समझाएं कि बेटियों की इज्जत कैसे महफूज रखनी है, क्योंकि हम अक्सर इन चीजों में आंख कान सब बंद कर लेते हैं, हम बोलना ही नहीं चाहते। छोटी सी, हर माँ की तरह ये माँ भी चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ें लिखें कुछ बने, और उसमें कुछ गलत नहीं है। वो अपनी पूरी जिंदगी, पूरा शरीर अपने बच्चों के लिए देती है,
पर फिर क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है जब इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है? क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को इनके बच्चों के साथ नहीं मतलब आप क्या कर रहे हो? आप जबरदस्ती उस बच्चे को, अगर वो लड़की है तो उसको वापस वहीं ढकेलने की कोशिश कर रहे हो जहां से उसकी माँ उसे निकालना चाहती है। लड़के को आप उसके अंदर इतना अपनी माँ के प्रति, इसके प्रति इतना गुस्सा भर रहे हो जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत तरीके से निकलता है। और फिर आप कहते हो कि इनके तो खून में यही था, इन्होंने तो होना ही बनना ही ऐसा था। तो वो खून खराब कौन कर रहा है? समाज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समाज कर रहा है। और मैं इसमें एक बहुत स्वार्थ बता दूं मर्दों का। वो वैश्या की बेटी को इसलिए समाज में जगह नहीं देता, इसलिए पढ़ने नहीं देता, इसलिए उसको आगे नहीं बढ़ने देता, संस्कारित नहीं होने देता, क्योंकि कल भी तो उन्हें एक वैश्या चाहिए। तो आप ये भूल रहे हो, जैसे पुराने जमाने में कहा गया था कि हो सकता है सामने वाले की बेटी आपके भाई की बेटी हो, क्योंकि वो भी हो सकता है किसी दिन उसके पास गया हो। बिल्कुल। तो वहां रिश्ते नहीं है। बिल्कुल, रिश्ते आपके सिर्फ आपके घर तक है। बिल्कुल। तो इसमें तो दोष सिर्फ समाज का है। मैं तो आज जो हो रहा है उसके लिए भी समाज को ही दोषी मानती हूँ। और टॉपिक से थोड़ा सा हटके बोलूँगी, थोड़ा बहुत मैं औरतों को भी दोषी मानती हूँ। वो इसलिए दोषी मानती हूँ कि किसी एक से प्यार होना, किसी एक के प्यार में समर्पित होना एक अलग बात है। वो कभी भी किसी से भी हो सकता है। वो आप शादीशुदा हो तो भी हो सकता है, नहीं हो तो भी हो सकता है। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपने शौकों को पूरा करने के लिए, अपने आप को हाई क्लास में उठने बैठने के लिए गलत कामों में जाना, वो भी गलत है। वो बहुत गलत है। जब हम ऐसा करते हैं और ऐसा जाते हैं तभी उंगली उठती है। और अगर हम ऐसा ना करके अपनी मेहनत से, मतलब मैं इस तरह की औरतों से जो अपने आप को हाई क्लास में बिठाने के लिए ये सब करती हैं, उनसे ज्यादा बेस्ट मैं उस गरीब वैश्या को मानती हूँ जो सिर्फ वैश्यावृत्ति करके अपने बच्चों को पालती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की डेट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे एक आम औरत अपनी मर्यादाओं को तोड़ रही है। ठीक है, अब मैं वर्ड भूल रहा हूँ, आजकल बहुत चल रहा है स्वाइपिंग। अब ये सब क्या है? आजकल मैं तो जयपुर में आई हूँ तब से सुन रही हूँ। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? बड़े बड़े घरों का सुन रही हूँ। मैं तो जयपुर में आई हूँ आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जयपुर में आई थी। मैं तो तब से सुन रही हूँ ये सब चीजें। और इसको फिर हाई क्लास कहा जाता है। बिल्कुल, है ना? आप अपने घर से बाहर निकलते हो, कहीं पे XYZ के साथ एक रात गुजारते हो, घर वापस आ जाते हो, It's okay, doesn't matter। तो फिर उनको क्यों दोष? क्योंकि आपके पीछे आपकी का स्टेटस है आपकी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपके पास एजुकेशन है तो जिंदगी में अपनी एजुकेशन, अपने हुनर को आगे बढ़ाने का जरिया बनाइए, अपने शरीर को नहीं। शरीर को जरिया वो बनाते हैं जो मजदूर होते हैं, जिनके पास शरीर के अलावा और कुछ नहीं होता अपनी जीविका चलाने के लिए। उसी तरह वो औरत जिसके पास अपना शरीर ही है, जिसके पास और कुछ नहीं है, उसको उसका काम करने दीजिए, इज्जत से करने दीजिए। छोटी सी एक बात और मैं आपसे सीमा जी कहूंगा कि आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? नथिंग। मैं पिछले 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से चिल्ला के टीवी चैनल्स पे भी बोल चुकी हूँ, सड़कों पे खड़े होके भी बोल चुकी हूँ। निर्भया कांड हुआ था तब भी बोल चुकी, उससे पहले कांड हुए, उसके बाद कांड हुए तब भी बोल चुकी। इसे ओपन कर दो, देह व्यापार को ओपन कर दो भाई। यहाँ से अब फिर वही बात आएगी, शब्दों का थोड़ा सा फेर है। फिर वही बात आएगी कि हम अपनी करेंसी बाहर जाकर के देते हैं। भाई ये तो बोला जाता है कि हम लोकल वोकल हों, ठीक है। हम अपने यहाँ का रुपया बाहर विदेशों में के सामानों को खरीद करके क्यों
दे रहे हैं, ठीक है, तो हम बाहर की औरत को जाके काम में लेकर के यहाँ का पैसा वहां क्यों दे रहे हैं? सो आप डायरेक्टली जो कहना चाह रहे हो कि व्हाई द मनी गोज टू बैंकॉक थाईलैंड? बिल्कुल, आप देह व्यापार को ओपन कर दीजिए। है, कलकत्ता में बहुत है, ये पिक्चरें बनती है, रेड क्या क्या बनी थी पिक्चरें, गंगूबाई रेड, पता नहीं क्या क्या चीजें, तो वो पिक्चरें क्या है, वो चेहरा है समाज का, वो असलियत है। तो आप इसे ओपन कर दीजिए। जिस दिन ओपन हो जाएगा, हाई क्लास पे जाएगा, मिडिल क्लास को ढूंढेगा और लोअर को ढूंढेगा, तो उस समय आपके जो रेप होते हैं वो बंद होंगे। आज बिहार से, बंगाल से, नेपाल से, कहीं से भी जब कोई मर्द अपने परिवार को वहां छोड़ के यहाँ आता है और आने के बाद जब सो कॉल्ड शराब पीता है, तो फिर तो वो हवस का शिकार करता ही है, उसके सर पे चढ़ जाती है, क्योंकि उसका परिवार बाहर है और ये एक शरीर की जरूरत है जो इंसान को चाहिए। तो फिर रेप होते हैं। आप देह व्यापार को ओपन कर दीजिए। मैं फिर सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कर दीजिए। ये होगा तो आपके रेप कम हो जाएंगे। महिलाओं को अपनी लिमिट्स, अपनी सीमाएं पता चल जाएंगी और बहुत अंकुश हो जाएगा इस चीज पे, फिर वैश्या शब्द नहीं होगा। आप बहुत सही कह रही हैं। और अगर एक बार इसको लीगलाइज किया गया तो जहां तक मुझे लगता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इतना ज्यादा है वो खत्म होगा, कम होगा, क्योंकि उस समय औरत अपनी मंजूरी से ये काम करेगी, उसे जबरदस्ती इसमें नहीं ढकेला जाएगा। और आज उन औरतों से जो ये व्यापार कर रही हैं, उनसे भी मेरी एक छोटी सी दरखास्त है कि जब उनके पास कोई बच्ची आती है इस तरह की जो इस व्यापार में नहीं पढ़ना चाहती है, तो उस बच्ची को कोशिश करके वापस, पर प्रॉब्लम यही है कि वापस करो तो कैसे करो, क्योंकि एक बार वो सीढ़ियां चढ़ गई तो परिवार भी उसे वापस नहीं लेना चाहता, समाज भी नहीं लेना चाहता। मैं बैठी हूँ, मैं अपने सीने से लगाने के लिए बैठी हूँ। तो अब देखिए, आपके पास, आपके सामने एक शख्स है जो इन बच्चियों को दिल से लगाने के लिए तैयार है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, सीमा जी एक संस्था चलाती हैं आंचल, जहां पे 25-30 बच्चियां हैं जिनको बड़े, छोटे से बड़े तक, शादी तक सीमा जी ने कराई है, और सीमा जी उनके लिए मां से कम नहीं। तो इस टॉपिक को हम और बहुत बात कर सकते हैं, पर समय कम होने के कारण हम इसको अभी यहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक बार कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और हम, आप, सीमा जी, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि एज समाज का एक हिस्सा हमारा फर्ज बनता है उन लोगों के लिए कुछ करने का जो रिश्ते से नहीं, लेकिन है तो हमारी माँ, बहन और बेटियां। फिर मिलेंगे, इससे ज्यादा आज मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। थैंक यू सीमा जी, इट वॉज अ प्लेजर बीइंग विद यू। थैंक यू।